Hello students and welcome to Pahuja Law Academy. I am Chakshu Gupta and today we are discussing Contract Act for CLAT and CUET students. Legal reasoning का एक पार्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आज का हमारा लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश को मिक्स करके। आज ये समझेंगे और पढ़ेंगे कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्यों आया एग्जिस्टेंस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या नीड है और इसकी बैकबोन क्या है, क्या ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वो बनाते हैं कि 1872 से लेकर आज 2024 तक भी ये एक्ट अपनी स्टेट पर कायम है। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये समझकर कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट कहते क्या है और क्यों जरूरत होती है हमें कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो हम देखते हैं एवरीडे लाइफ में हमारे पास में बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। हम डेली लाइफ में एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें, सपोज ये पेन खरीदने मुझे मार्केट जाना है, मैं शॉप पर जाती हूँ, मैं भैया को बोलती हूँ कि एक पेन दे दीजिए, वो मेरे को पेन देते हैं और बदले में मैं उन्हें पैसे देती हूँ। पेन लेके मैं अपने घर आ जाती हूँ और भैया वो पैसे अपने रजिस्टर में बुक कर लेते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट का जो हम एवरीडे लाइफ में बहुत ही इग्नोरेंट होकर टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस डील्स और फंक्शंस हम अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हैं, पर हम कभी ध्यान नहीं देते कि ये हर छोटी छोटी डील एक्चुअली में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। तो अब आप कहेंगे कि मैम हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या नीड थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट हमने बना लिया, तब क्या हर तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्या क्या स्टेप्स लगेंगे कि फाइनली हम एक कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच जाएं, और फाइनली अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा, उसके बाद जरूरी है कि एनफोर्समेंट हो ही हो, क्या पता दूसरा इंसान तोड़ दे अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को, तब आपके पास क्या रेमेडीज हैं, ये सब हमें कहां पता चलता है, कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट में। एक एक्ट जो कि हमारे लेजिस्लेचर ने, हमारी लॉ मेकिंग बॉडी ने हमें बना के दिया सो दैट हम उसको फॉलो करें, उसके रूल्स को और सेक्शंस को अपनी डेली लाइफ में रखें और उसके फर्दर में अगर हमारा कोई राइट इन्फ्रिंज हो गया तो उस राइट की रेमेडी लेने के लिए हम अप्रोप्रिएट मेजर्स ले पाए। ऐसे ही समझते हुए हम कुछ स्टेप्स समझेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से ऐसे स्टेप्स जिनके एंड में हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो स्टेप वाइज प्रोसेस को समझते हुए पहला स्टेप होता है एक ऑफर। एक ऑफर हमें मिला या हमने दिया ऑफर, अब इसमें सामने वाली पार्टी हमें एक एक्सेप्टेंस देती है। इस ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद हमें जो मिलता है उसको हम बोलते हैं एक प्रॉमिस। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, जब हमारे पास प्रॉमिस आ गया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस प्रॉमिस में हम कंसिडरेशन ऐड करते हैं। हम कंसिडरेशन जब ऐड करेंगे तो हमें फाइनली मिलता है एक अग्रीमेंट, और ये अग्रीमेंट जो हमें मिला, इस अग्रीमेंट से हमें कॉन्ट्रैक्ट तक का सफर पूरा कराता है एनफोर्सेबिलिटी। ये एग्रीमेंट में जब लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो जाता है हमारा अग्रीमेंट, तो बन जाता है क्या, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कहेंगे कि मैम आपने इतनी भारी भारी टर्म्स लिख दिए, ये होते क्या हैं? तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या टर्म है, उसका क्या मीनिंग है और क्या सिग्निफिकेंस है। अब मान के चलते हैं एक इंसान है ए और एक इंसान है बी। ये ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक बॉटल के लिए। ए बोलता है कि आपने बॉटल खरीदनी है तो मैं आपको ये बॉटल सेल कर दूंगा 500 रुपए में, ठीक है। बी कहता है हाँ मुझे बॉटल चाहिए, मैं तुम्हें 500 रुपए दे देता हूं, ये बॉटल मुझे दे दीजिए। तो ए ने जो बॉटल का ऑफर किया, एक एडवाइस दी या एक हाँ मांगी किसी चीज के लिए, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्टेंस दी, क्या कि हाँ मैं बॉटल खरीदना चाहता हूं। उसके बाद जब ये एक्सेप्टेंस और ऑफर कम्युनिकेट हो गए, एक दूसरे से बात हो गई,
एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंच गई, तब ये जो प्रॉमिस बना, जब ये प्रॉमिस बन जाता है तो हम कहते हैं कि दोनों पार्टीज बाइंड हो जाती हैं, आपस में बाइंड हो जाती हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं पार्टीज के। अब जब लीगल ऑब्लिगेशंस बनने स्टार्ट हो गए तो इसमें हमें एक कंसिडरेशन की जरूरत होती है। अब कंसिडरेशन हमारे इस एग्जाम्पल में क्या है? ए के लिए कंसिडरेशन है कि उसको बॉटल के बदले, वो जो बॉटल देगा बी को, उसके बदले 500 रुपए मिलेंगे और बी को एक बॉटल मिलेगी, है ना। तो कंसिडरेशन इज जो भी आपने प्रोमिसेस करे एक दूसरे को, उन प्रोमिसेस के बदले आपको क्या चीज मिल रही है। मैंने प्रॉमिस किया मैं बॉटल दूंगी, सामने से मुझे क्या मिल रहा है उस प्रॉमिस के बदले? एक कंसिडरेशन जो कि मॉनेटरी फॉर्म में है। बट बी को तो पैसे नहीं मिल रहे, बी को क्या मिल रहा है अपने प्रॉमिस के बदले? बी का प्रॉमिस था कि वो 500 रुपए देगा और उसको उस प्रॉमिस के बदले बॉटल मिल रही है। तो हमारा कंसिडरेशन और प्रॉमिस मिलकर हमें एक एग्रीमेंट की स्टेज तक पहुंचाता है। अब हम कहते हैं कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट था। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या बोला आपने? तो अग्रीमेंट एक पहले की स्टेज है जिसमें हम एनफोर्सिबिलिटी जब डाल देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो मैंने ये बोला कि हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर हर कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी एक अग्रीमेंट था। तो हाँ, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हर एग्रीमेंट एनफोर्सिबल नहीं होता बाय लॉ। जब हर एग्रीमेंट एनफोर्सिबल ही नहीं है बाय लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो यहां पर जो जो ऐसे एग्रीमेंट्स थे जिन पर लॉ अपनी फोर्स देता है, इनफोर्सिबिलिटी का मतलब है कि लॉ ने अपनी फोर्स दे दी। आप कोई काम कर रहे हो और लॉ पीछे से आपको बैक कर रहा है कि अगर आगे जाकर आपका काम रुक जाता है कहीं पे, तो एक फोर्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, या फिर एक फोर्स जो दंड दे पाए, जो पनिशमेंट दे पाए, वो फोर्स किसकी है? लॉ की फोर्स है। जिन अग्रीमेंट्स को लॉ की फोर्स मिलती है वही अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। अगर लॉ की फोर्स एब्सेंट है, नहीं मिल सकती है या नहीं मिली है, तो वो बन जाएंगे अग्रीमेंट्स। अग्रीमेंट की स्टेज पर आप कोई भी रिलीफ नहीं ले सकते कोर्ट से। आप कहेंगे रिलीफ क्या होता है मैम? तो मैं बोलूंगी कि अगर मान लो आपने बोला 500 रुपए की बॉटल, मैंने बोला, ए ने बोला क्या कि 500 रुपए की बॉटल है, बी ने बोला ठीक है मैं 500 रुपए दे रहा हूं तुम बॉटल दे दो। अब मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन बी ने 500 रुपए कंसिडरेशन के दे दिए ए को, बट फिर भी ए ने बॉटल नहीं दी। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पहुंच गए हैं? अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। हम अग्रीमेंट की स्टेज पर अगर हैं और वहां पर कोई एक पार्टी अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाती है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई वी नीड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने बोला मैम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड भी होते हैं। तो मैं कहूंगी हाँ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और अग्रीमेंट के भी बहुत सारे हम अभी टाइप्स पढ़ेंगे। उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी एक चेकलिस्ट बनाएंगे, जिस चेकलिस्ट को अगर आपके पास हो वो चेकलिस्ट, तो आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये चीज कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो अब ये चेकलिस्ट मेरे साथ आप पढ़ेंगे, लिखेंगे क्या है कि ये इस चेकलिस्ट में सबसे पहली चेकलिस्ट का पॉइंट, सबसे पहली चेकलिस्ट का पॉइंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्या था ऑफर और क्या है एक्सेप्टेंस? अच्छा, ऑफर को ना हम प्रपोजल भी बोलते हैं, तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, जब ए ने बी को बोला कि मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं, आप मुझे बॉटल दे दीजिए,
तो यहां पर ये 500 रुपए देना बी का ऑफर था, ये बॉटल देना ए का ऑफर था। जब ए के ऑफर को बी ने हां बोला, यस बोला किसी चीज पर, तो जब इस चीज पर यस आया तो ही तो एक्सेप्टेंस होगी ना। किसी चीज को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, आपने हां बोला उस चीज के लिए। तो ए ने ऑफर किया कि मैं बॉटल दे रहा हूं, तो ए यहां पर बन जाता है ऑफरर। बी ने बोला कि हां मुझे बॉटल चाहिए, मैं 500 रुपए दूंगा, तो बी, क्योंकि बी को ऑफर किया जा रहा है तो बी बन जाता है ऑफरी। ऑफरर वो इंसान होता है जो ऑफर देता है, ऑफरी वो इंसान होता है जिसको ऑफर दिया जाता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में इंटेंशन। अब आप कहेंगे किस चीज की इंटेंशन मैम, ये तो हम क्राइम में पढ़ते हैं इंटेंशन। तो मैं कहूंगी बेटा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। आप बोलेंगे मैम इतना भारी शब्द, मतलब भी बता दो आप ही। मैं कहूंगी कि बेटा अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, अगर आप क्लैट में टॉप 100 रैंक ले आए, तो मेरी तरफ से पार्टी। आप कहोगे है मैम मैं तो बहुत मेहनत करूंगा। आपने बहुत मेहनत करी, आप 50th रैंक पे आ गए, 50 रैंक आ गई आपकी, ऑल इंडिया रैंक 5050। ठीक है, आप आए मैम पार्टी। मैंने बोला कैसी पार्टी, कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। आप कहेंगे मैम, मैं आपको कहूंगी बेटा जब आपने पढ़ाई करी होगी ना 50th रैंक लाने के लिए, तो मैंने आपको बताया होगा क्या कि इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशंस का। ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है जो हमारे साथ हमेशा होता है। हम घर पे बोलते हैं पापा मम्मी को कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, वो कहेंगे पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर आएंगे, गाड़ी दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे, फोन दिलाएंगे। ऐसे हमें बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं। पर क्या हर प्रॉमिस, जो हमने ये प्रॉमिस पढ़ा, क्या हर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बनता है? तो आप और मैं अब जानते हैं कि नहीं, हर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन नहीं है ना लीगल ऑब्लिगेशन बनाने की। हमारी इंटेंशन नहीं है, हमने मन में सोच नहीं रखा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जब हमने सोचा नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट बना भी नहीं, क्योंकि यहां पर भी सारा खेल इंटेंशन का है। वो कहते हैं कि अगर ऐसे रिश्ते में आप हैं कि एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, एक पापा बच्चे का रिश्ता है, कोई भी ऐसा रिलेशन जहां पर आप सोच नहीं रहे, आप नियर प्रोमिसेस कर रहे हो, सिर्फ हवा में प्रोमिसेस कर रहे हो, जहां पर आपकी इंटेंशन नहीं है, उस मकसद से आप बात नहीं बोल रहे या प्रोमिसेस नहीं कर रहे कि आप उसे परफॉर्म करेंगे, या आप कोई लीगल ऑब्लिगेशन, कोई लीगल कर्तव्य में, कोई विधिक कर्तव्य आप उसमें डालना नहीं चाहते, तो तब तक आप क्या करोगे? आप नहीं कहोगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और आप नहीं कहोगे कि मैम मैं तो कोर्ट जा रहा हूं, मुझे तो पार्टी दो, नहीं तो मैं कोर्ट जा रहा हूं। नहीं हो सकता। कोर्ट कहेगा मैम का लीगल इंटेंशन था, मैम का ऑब्लिगेशन बनाने का, कि अपने ऊपर, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आए, क्या इस चीज का इंटेंशन था? मैं तो बोलूंगी नहीं था। और कॉन्ट्रैक्ट देख के हमारा पता चल जाएगा कि बना ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, कोई इंटेंशन था ही नहीं। और अगर इंटेंशन ही नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, और इसीलिए चेकलिस्ट का सेकंड पॉइंट ही रॉन्ग कर दिया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट कहता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। अब क्या है ये कंसिडरेशन, कितना होना चाहिए, कैसी होती है ये कंसिडरेशन, ये समझेंगे। तो यहां पर एक क्लासिक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि क्या है ये कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हम कहते हैं कि हमने प्राइस पे करी। किस चीज की प्राइस पे करी? कोई भी प्रॉमिस अगर हमने किया, उस प्रॉमिस के बदले हमें जो प्राइस देनी है, दैट इज कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन मैम हमेशा पैसे ही होते हैं? क्या हमेशा पैसे ही कंसिडरेशन होंगे?
तो मैं आपको बोलूंगी नहीं बेटा, हमेशा कंसिडरेशन पैसा ही हो ये जरूरी नहीं है। कभी आप गिफ्ट भी दे सकते हो, कभी आप कोई एक्ट भी ऐसा कर सकते हो, कोई आपका काम भी ऐसा हो सकता है जो किसी के लिए कंसिडरेशन हो। आप बोलेंगे मैम एक एग्जाम्पल दे देते तो समझ आ जाता हमें और अच्छे से। तो मैंने बोला कि बेटा देखो, कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि अभी मैंने चीज दी तुम्हें और अभी तुमने खरीद के पैसे दे दिए मुझे। मान लो मैंने तुम्हें एक शर्ट दी, मैं दुकान चलाती हूं अपनी और मेरी दुकान से आप आए शर्ट लेने के लिए, आपने कहा मैम अभी पैसे नहीं है, कल मेरी फेयरवेल है, आज शर्ट दे दो, मैं कल आके तुम्हें पैसे देता हूं। क्या है ये कि कंसिडरेशन, मैंने काम आपके लिए पहले कर दिया, पैसे आप बाद में दोगे। या फिर आप कभी डूब रहे थे पानी में, पानी में डूबते हुए को मैंने बचाया, आपने कहा कि मैम आप कभी घर आओ, मैं चाय पिलाऊंगा आपको एकदम बढ़िया से, या मैम आप कभी घर आओ, मैं ना बेस्ट बेकरी जो है ना पूरी इंडिया की, मैं वहां से आपके लिए चिप्स लेके आया हूं या फिर कुकीज लेके आया हूं, मैं वो खिलाऊंगा आपको। क्या है ये, पास्ट में एक काम हो गया और फ्यूचर में आप मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो कि मैंने आज आपको बचा लिया और फ्यूचर में जाके आप मुझे क्या कह रहे हो कि आप मुझे कुकीज दोगे। प्रेजेंट का मतलब है अभी मैंने आपको फोन दिया, आप मेरी शॉप से फोन लेके गए और अभी के अभी आपने मुझे पैसे दे दिए। एक और फ्यूचर का एग्जाम्पल ये होगा कि आज आपने मुझसे सामान लिया, एक महीने तक सामान लिया, आप कहते रहिए कि लिख लीजिए मेरे खाते में लिख लो, आज मैंने इतना ले लिया, आज मैंने इतना ले लिया। रोज आप एक जगह से चाय पीते हैं, यहाँ पे नीचे चाय वाले भैया बैठते हैं, आप रोज उनसे चाय पीते हैं और बोलते हैं कि भैया मेरे खाते में लिख लो, महीने के एंड में पे कर दूंगा, मैं पूरे महीने का हिसाब किताब आपका पूरा कर दूंगा। तो क्या है ये, फ्यूचर कंसिडरेशन। दो चीजें समझी हमने इसमें कि पहली बात कंसिडरेशन जरूरी नहीं है सिर्फ पैसे में हो, और दूसरी बात कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि अभी की अभी दी जाए, कंसिडरेशन पहले और बाद में भी दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा चेकलिस्ट का है कैपेसिटी। कैपेसिटी किस चीज की, पार्टीज की। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब क्या है ये कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। हम कहेंगे कि हर इंसान सक्षम है, everyone is capable to getting to be a party to a contract। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, कोई भी इंसान बना सकता है, किसी के साथ भी आप बना सकते हो। बट कुछ लोग होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोगों को हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना करता है कि नहीं, इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं बना सकते। कौन से हैं वो लोग या क्यों उन लोगों के साथ मना किया गया, अब ये समझते हैं। कैपेसिटी में हम 3 लोगों को पढ़ते हैं। कैपेसिटी में पहला इंसान होता है माइनर। माइनर मतलब जो इंसान बिलो 18 इयर्स का है एज का। कोई इंसान अगर माइनर है, वो 18 से कम साल का है, तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर 18 से कम साल का अगर कोई बच्चा है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा सिचुएशन है कि वो एक लूनेटिक है। लूनेटिक माने कि वो साउंड माइंड का नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब अपने सही दिमाग में वो इंसान नहीं है। अगर वो ऐसे सिचुएशन में है जहां हमेशा ही वो अनसाउंड माइंड में रहता है, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पर अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको बीच बीच में होश आता है, वो समझ पाता है, अपने सही और गलत का डिसीजन ले पाता है, ये समझ सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी क्या जिम्मेदारी होगी, उसको वो समझ पा रहा है। पैसे देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीजों की समझ रखता है जो इंसान, सिर्फ वो ही इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और थर्ड हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जो लोग डिस्क्वालिफाइड होते हैं,
डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब है कि वो लोग, ऐसे लोग जिनको लॉ ने ही डिसक्वालिफाई कर दिया, जिनके लिए लॉ ने ही मना कर दिया कि आप ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप बोलेंगे मैम ऐसे कौन से लोग हैं, तो मैं बोलूंगी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है मैम? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो अपना जितना भी उधार है वो पूरा नहीं कर सकते। पीपल हु कैन नॉट फुलफिल देयर डेट्स, जो डेट पेंडिंग है वो भी, जो उधार बचे हुए हैं वो भी, और जो आने वाले टाइम में उधार बन सकते हैं वो भी पूरे करने की उनकी क्षमता नहीं है। दे कैन नॉट कंप्लीट देयर डेट्स, दे कैन नॉट रीपे देयर डेट्स। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, और ऐसे लोग डिसक्वालिफाइड होते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चेकलिस्ट का ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था। नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा पॉइंट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ते हैं फ्री कंसेंट के बारे में। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मतलब मैंने स्व इच्छा से अपनी खुद की कंसेंट दी, बिना किसी जोर जबरदस्ती, दबाव, इन्फ्लुएंस, बिना किसी चीज के मैंने खुद से हाँ बोला है। इस कंसेंट अपनी हाँ खुद से दी है मैंने, किसी ने मेरे लिए हाँ नहीं बोला, किसी के दबाव में आके मैंने हाँ नहीं बोला, कोई फ्रॉड करके मेरे से हाँ नहीं बुलवा रहा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैं खुद से करना चाहती थी तो ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है भाई, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ 5 सिचुएशन आती हैं। 5 सिचुएशन कौन सी होती हैं जिसके लिए हम एक निमोनिक यूज करते हैं। निमोनिक्स वो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमें याद रहता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है कैन यू फॉरगिव माय मिस्टेक। कैन के सी से हमारा बनता है कोअर्जन, यू से बनता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, एफ से बनेगा हमारा फ्रॉड, एम पहले वाले एम से बनेगा मिस रिप्रेजेंटेशन, लास्ट मिस्टेक, मिस्टेक की तरह ही। अब ये कंडीशंस हैं अगर कोअर्जन हुआ। कोअर्जन मतलब आपको थ्रेटन किया गया। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, कोई भी इंसान जो आपसे सुपीरियर पोजीशन पे है उसने आपको समझाकर बुझाकर अपना इन्फ्लुएंस यूज करके आपके ऊपर आपको बोला कि सुनो ये काम कर दो, आप करना नहीं चाहते थे बट क्योंकि उस इंसान ने आपको बोला तो आपने कर दिया। एग्जाम्पल, पापा ने बोला अपने बच्चे को बोला कि बेटा एक काम करोगे, तुम रोज घर की सफाई करोगे। बच्चा करना नहीं चाहता था बट उसने किया। क्यों किया? क्योंकि पापा ने बोला था। पापा सुपीरियर है, बच्चा इंफीरियर है। तो एक फादर ने एक अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया और इसलिए वो बच्चा वो काम कर रहा है। क्या उसकी कंसेंट फ्री है? क्या उसने खुले दिल से हाँ बोला? नहीं। एक छोटा सा एलिमेंट था, एक छोटा सा एलिमेंट था जिसमें हमारे पास में एक अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ। फ्रॉड, मुझे पता है कि एक बात झूठ है बट फिर भी मैं तुम्हें बोल रही हूं ये बॉटल में पानी है और ये पानी ब्लैक वाटर है। मुझे पता है कि ये ब्लैक वाटर नहीं है बट अगर मैं इसको नॉर्मल पोर्टेबल वाटर बोलूंगी तो तुम 20 रुपए दोगे मुझे। मैं बोलूंगी ब्लैक वाटर है, तुम मुझे 150 रुपीज दोगे। मैंने जानते हुए झूठ बोला तुमसे कि तुम मेरी बातों में आ जाओ। फ्रॉड किया मैंने तुम्हारे साथ। यही सेम मिस रिप्रेजेंटेशन बन जाता है अगर मुझे पता ही नहीं है सच, मुझे बताया गया कि ये ब्लैक वाटर है, मैंने यही सेम आपको बोल दिया कि ये ब्लैक वाटर है, मुझे भी सच नहीं पता था, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती। कोई भी गलती अगर आपने करी, चाहे वो लॉ की हो, चाहे वो किसी तथ्य को लेकर, फैक्ट को लेकर गलती हो या लॉ को लेकर गलती हो, दैट इज सिंपल मिस्टेक। इन पांचों ही कंडीशंस में हम कहते हैं कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं है।
अगर आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। चेकलिस्ट का नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लॉफुल ऑब्जेक्ट। सिक्स्थ पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि काम जो आप करना चाहते हैं ना, वो लॉफुल होना चाहिए, लीगली करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उठ के बोला कि आज मैं छोटे बच्चों में सिगरेट्स बांटूंगा। क्या ये ऑब्जेक्टिव जो है, क्या ये करेक्ट है? क्या ये लीगल है? नहीं है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो लीगल नहीं है, जो लॉफुल नहीं है, तो आप ऐसा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर सकते एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इनको रिटन होना होता है, लिखित होना होता है एंड रजिस्टर्ड होने चाहिए। रजिस्टर्ड का मतलब कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया, हमने कहीं जाके लिखा पढ़ी करी, ठीक है। लिखा पढ़ी करी किस चीज के लिए करी? कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये मैंने लिख के दे दिया कि मैंने इसके साथ बी, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इन दोनों ने जाके लिखवाया कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, आप प्लीज इसको रजिस्टर कर दो, कि हम दोनों बाद में अपनी बात से पीछे ना हट सके, हम मुकर ना सके कि हमने ये काम किया है या हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ बोला है। एंड में जाकर या बाद में बीच में जाकर हमें दोनों में से किसी को धोखा ना हो, हम दोनों में से किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी का मतलब है कि हमें साफ शब्दों में ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कहना क्या चाहता है। गोल मोल घुमा के जलेबी जैसी बातें नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। स्पष्ट और साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं सर्टेनिटी का, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ए ने बोला कि मैं अपना हॉर्स, अपना घोड़ा सेल करना चाहता हूं। बी से पूछता है कि क्या तुम खरीदना चाहते हो? बी बोल देता है यस, बी ने दे दी अपनी एक्सेप्टेंस। अब ए के पास दो हॉर्सेस थे, एक ब्लैक और एक ब्राउन। बी जो है वो ब्लैक हॉर्स खरीदना चाहता था और ए जो है वो ब्राउन हॉर्स बेचना चाहता था। अब बताओ सर्टेनिटी है? ए तो क्या बेचना चाहता था? ब्राउन हॉर्स। बी क्या खरीदना चाहता था? ब्लैक हॉर्स। तो यहां पर सर्टेनिटी है ही नहीं। हॉर्स बोल दिया कि हॉर्स बेचूंगा, बट इस चीज की सर्टेनिटी नहीं हुई कि कौन सा बिकेगा। दो हॉर्सेस हैं, अब दोनों में से कौन सा लेगा? कौन? ए कौन सा लेगा और बी कौन सा लेगा? ए कौन सा बेचेगा और बी कौन सा खरीदेगा? ये अनसर्टेनिटी होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट सर्टेन। यहां पर सर्टेनिटी नहीं हुई, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट हो गया। यहां पर एक कंसेप्ट आता है हमारा, जिस कंसेप्ट का नाम है कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम, जिसका मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम चीज की बात कर रहे हैं हम और एक ही सेंस में बात कर रहे हैं हम उस चीज की, तो हम बोलते हैं कंसेंसस एड इडम होना चाहिए। दो पार्टीज अगर एक चीज के बारे में डिस्कस कर रही हैं तो वो दोनों के दिमाग में सेम चीज होनी चाहिए और सेम सेंस में होनी चाहिए। अब यहां पर जो हमने एग्जांपल लिया, यहां पर दोनों हॉर्स की बात तो कर रहे हैं, सेम थिंग की तो बात कर रहे हैं, बट सेम सेंस में बात नहीं कर रहे। यहां पे वो ब्लैक और यहां पे वो ब्राउन की बात कर रहे हैं। तो कंसेंसस एड इडम अगर नहीं है हमारे पास में, तो हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में चेकलिस्ट का ये है, जो हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पॉसिबल होना चाहिए कि परफॉर्म हो सके। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। अब अगर मैं बोलूं कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगी, बात करने के लिए तो मैंने बोल दिया, पर क्या ये पॉसिबल है? इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा जा सकता है? तो आप कहेंगे मैम हमें भी पता है और आपको भी पता है, इतने तो छोटे हम है नहीं कि आप बोल रहे हो कि हम चांद तारे तोड़ लाएंगे और आप तोड़ भी लाओगे। हमें पता है इस चीज की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, और अगर बन गया तो वैलिड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट पॉइंट जो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट की चेकलिस्ट का, ये पॉइंट बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो ना, दिस मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। वॉइड का मतलब है खाली, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड की मतलब ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लॉ की फोर्स है ही नहीं। अब लॉ की फोर्स ही नहीं है अगर, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आप बोलेंगे मैम एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि मान लीजिए आपने ए ने बी को बोला कि तुम अपनी बेटी की शादी सी से मत कराना, बी से भी मत कराना, ई से भी मत कराना। ए ने बी को बोला कि बी अपनी बेटी की शादी ना कराए, ना सी से, ना डी से, ना ई से। यहां पर क्या आप किसी की शादी पर रोक लगा सकते हैं? क्या आप किसी को मैरिज करने से रोक सकते हैं? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉ सीधा सीधा डिक्लेयर कर देता है कि नहीं, आप किसी का मैरी करने का हक नहीं रोक सकते। राइट टू मैरिज है आपके पास में। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपकी शादी नहीं करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर पहले से ही वॉइड है तो वैलिडिटी कभी आई ही नहीं, है ना। तो ये हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट की चेकलिस्ट थी। ऐसे करके हम अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। क्लास के खत्म होने पर हम यहां पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लैट और सीयूईटी के पैटर्न पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमें ये हेल्प करता है कि जो हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि हम कितना रिटेन कर पाए हैं अपने दिमाग में। एंड ये हमारा फॉर्मेट रहता है क्लासेस का। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स भेज सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। एंड इफ यू लाइक द लेक्चर यू मे लाइक and share it with your friends. You can subscribe to the channel. Thank you.